हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड का इतिहास सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं कत्यूरी राजवंश को। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे कत्यूरी राजवंश का उदय होता है और क्या अंतर है कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश में। साथ ही दोस्तों, हमने जाना था कि जो कत्यूरी राजवंश है वो कई शाखाओं में विभक्त था, यानी कि कई शाखाओं में वो बटा हुआ था। और आज हम उन्हीं शाखाओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये उत्तराखंड के इतिहास सीरीज़ का छठा पार्ट है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो सभी वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि जब आप इस सीरीज़ को शुरुआत से देखेंगे, पार्ट 1 से देखेंगे, तभी आपको सही से समझ में आ पाएगा। तो दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कत्यूरी राजवंश की शाखाओं के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कत्यूरी जो वंश है वो कई शाखाओं के रूप में विभक्त था, यानी कि कई शाखाओं के रूप में बटा हुआ था, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि बैजनाथ शाखा, अस्कोट शाखा, डोटी शाखा, उक्कू शाखा, पाली शाखा, मंदराल शाखा, रजवार शाखा, कैंतूरा शाखा, रिंगवाड़ी रावत शाखा, हड़कोला नेगी शाखा, सुई के कत्यूर, खगमरा के कत्यूर, सीरा के मल और दानपुर के दानू। तो इतनी सारी शाखाओं में विभक्त था कत्यूरी राजवंश और इन्हीं शाखाओं के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, हम सारे ही शाखाओं के बारे में नहीं जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं इनमें से, उन्हीं के बारे में जानेंगे और उसमें कौन शासक हुए उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों बैजनाथ शाखा के बारे में। दोस्तों, बैजनाथ शाखा से संबंधित एक मूर्ति लेख मिला है, जो कि मिला है बैजनाथ से ही। और इस मूर्ति लेख में बैजनाथ शाखा के कई शासकों के नामों का वर्णन किया गया है, उन शासकों के नामों का उल्लेख किया गया है। तो कौन कौन से शासक का उल्लेख इस बैजनाथ मूर्ति लेख में किया गया है, तो उनकी बात हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले उल्लेख किया गया है लखनपाल का, फिर इंद्रपाल का, फिर त्रिभुवनपाल का। ठीक, तो बैजनाथ मूर्ति लेख के अनुसार पहला जो शासक बनता है यहाँ पर लखनपाल, फिर इंद्रपाल, फिर त्रिभुवनपाल। फिर उसके बाद जो शासक बनते हैं उनके नामों का वर्णन हमको जागरों के अनुसार मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद यानी कि त्रिभुवनपाल के बाद जो शासक बनते हैं उनमें वावनपाल का नाम आता है, अगपर देव का नाम आता है और इजकथ देव का नाम आता है। ठीक, इसके बाद प्रमुख शासकों की भी हम बात कर लेते हैं। इन शासकों के नाम भी हमको जागरों के अनुसार ही मिले हैं, यानी कि जागर जो गाथा होती है उनमें इन शासकों के नामों का उल्लेख है और इसके कुछ महत्वपूर्ण शासक जो हैं उनका उल्लेख जागरों में किया गया है और उन्हीं की बात हम करने वाले हैं। तो उसके बाद जो प्रमुख शासक बनता है वो है आपका उदयपाल। ठीक, बैजनाथ अभिलेख से ज्ञात हुआ है कि इसने यहाँ एक मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक, तो ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं है। फिर उसके बाद जो शासक बनता है वो है आपका अनंतपाल देव। और अनंतपाल देव कालिका देवी मूर्ति द्वारहाट पर अनंतपाल देव का 1122 ईस्वी का लेख प्राप्त हुआ है। ठीक, तो कालिका देवी मंदिर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, कहीं पूछ ले कहाँ है, तो ये द्वारहाट में है। ठीक है, और यहीं पर अनंतपाल देव का 1122 ईस्वी का एक लेख प्राप्त हुआ है। ठीक, उसके बाद बैजनाथ शाखा के अंतर्गत जो अगला शासक बनता है वो है आपका साधुवर देव। ठीक, 1184 ईस्वी को ये गद्दी पर बैठा था और इसने 1191 तक यहाँ पर शासन किया था। ठीक है, तो इसने 1184 से लेकर 1191 तक शासन करा। और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है इसके बारे में कि इसके समय ही उत्तराखंड में अशोक चल का आक्रमण हुआ था। ठीक, अब ये अशोक चल कौन है इसके बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं, कभी यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लें तो आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो अशोक चल की हम बात कर लें तो अशोक चल जो है वो मुख्यतः नेपाल का शासक है। ठीक है, नेपाल नरेश हैं एक जयभद्रपाल। ठीक है, ये उनका क्या है, 5वां वंशधर है। ठीक, हम बात कर रहे हैं अशोक चल की, जो कि आक्रमण करता है 1191 से लेकर 1209 के बीच उत्तराखंड में। ठीक है, कई बार आक्रमण करता है, नेपाल का शासक है और नेपाल नरेश जयभद्रपाल का ये 5वां वंशधर है। ठीक, तो उत्तराखंड में इसके आक्रमण की बात करें तो उत्तराखंड में आक्रमण 1191 से लेकर 1208 के बीच तक ये आक्रमण करता है। और इसके आक्रमण के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, यानी कि इसने आक्रमण करा है
ये साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं, तो गोपेश्वर बाड़ाहाट के त्रिशूल लेखों पर इसके विवरण अंकित हैं कि इसने भाई यहाँ पर आक्रमण करा है। फिर वहीं गोपेश्वर त्रिशूल लेख में इसे यानी कि अशोक चल को दानव भूतल का स्वामी गोण वंशोदयभव वैराध कुल तिलक कहा गया है। किसको? अशोक चल को, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में। उसके बाद अशोक चल का जो मूल रूप से जो शासन था वो बैतडी और डोटी में था, यहीं पर ये शासन करता था। और ये जो अशोक चल था ये बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक, तो देखो दोस्तों, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं गौतम बुद्ध, तो उनकी मृत्यु के बाद जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। ठीक है, तो जो अशोक चल था वो महायान संप्रदाय का अनुयायी था। महायान मतलब जो मूर्ति पूजा को मानते थे। हीनयान वाले मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, लेकिन जो महायान वाले हैं वो मूर्ति पूजा को मानते थे और ये संस्कृत भाषा का भी समर्थन करते थे महायान वाले। तो कभी हम बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल से बता दूंगा। ठीक, उसके बाद बाड़ाहाट त्रिशूल लेख के अनुसार जो अशोक चल है उसने 1201 में फिर से बाड़ाहाट पर आक्रमण करा था। ये भी बाड़ाहाट के त्रिशूल लेख में उल्लेखित है। तो ये हमने बात करी अशोक चल के बारे में। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमने यहाँ पे देख लिए कि अशोक चल ने कब आक्रमण करा। 1191 से लेकर यहाँ पर 1209 के बीच आक्रमण करा। प्रमाण कहाँ से मिले? गोपेश्वर बाड़ाहाट के त्रिशूल लेखों से मिले हैं। कहाँ का शासक है? नेपाल का नरेश है। नेपाल का शासक है जयभद्रपाल, उसका 5वां वंशज है ये। मूल रूप से बैतडी और डोटीमेस का शासन था, महायान का संप्रदाय है और फिर से इसने 1201 में आक्रमण करा है। तो ऐसा उल्लेख हमको गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से मिलता है। उसके बाद बैजनाथ शाखा के अंतर्गत जो अगला शासक बनता है वो बनता है इंद्रदेव रजवार। ठीक, तो 1191 में अशोक चल के आक्रमण के बाद इसने शासन संभाला और लोक गाथाओं में इसे इलणदेव कहा गया है। ठीक, उसके बाद जो शासक बनते हैं बैजनाथ शाखा के अंतर्गत उनमें कई शासकों का नाम आता है, जैसे आपका विजयपाल देव, महिपाल सिंह, लक्ष्मणपाल देव, चंद्रदेव, त्रिलोकपाल और निरंजन देव। ठीक, उसके बाद अन्य कई और शासक बैजनाथ शाखा के अंतर्गत शासन करते हैं। तो इन सभी शासकों का नामों का जो वर्णन है या इसके जो साक्ष्य हमको मिलते हैं वो तो एक तो मिलते हैं हमको जागरों से, दूसरा मिलते हैं खंडित शिलालेखों में। ठीक, जो आधे अधूरे टूटे अवस्था में हमको मिले हुए हैं। तो उनमें कई शासकों के नामों का उल्लेख है और जागरों में भी बार बार इन शासकों का वर्णन किया जाता है, नाम लिया जाता है। तो ये हैं दोस्तों बैजनाथ शाखा के अंतर्गत शासन करने वाले कई शासक, और कुछ महत्वपूर्ण शासक भी थे उनके बारे में भी हमने जान लिया। तो ये यहाँ पर हमारी जो पहली शाखा है आपका कत्यूरी वंश के अंतर्गत, उस शाखा की बात हमने कर ली और बैजनाथ शाखा को हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। उसके बाद और भी कई शाखाएं हैं कत्यूरी वंश के अंतर्गत, उन शाखाओं को हम पढ़ेंगे दोस्तों अगली वीडियोस में। तो दोस्तों कत्यूरी राजवंश की आज की इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे की कहानी को हम जानेंगे अगली वीडियोस में। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसका पता आपको सबसे पहले चल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।